तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बीट योर बेस्ट में, और हम पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16 सीपीडब्ल्यूए कोड चैप्टर 22, और चैप्टर 22 का ये 5वां वीडियो है। एक्चुअल में चौथा भी समझ सकते हैं आप लोग। चौथे और 5वें वीडियो में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पारा 22.4.10, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पारा 22.4.10 जो है वो सीएसएस यानी कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताया गया था, ठीक है। और आप लोग ये जानते हैं कि 1/4/1993 डेट वही है ना। हाँ, 1/4/1993 से इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो बंद कर दिया गया तो केवल 2 डिपार्टमेंट के साथ में चालू है इसका मामला। कौन से जो डिपार्टमेंट है? सीपीडब्ल्यू का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ना, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये 2 डिपार्टमेंट है ना। और इसका मेजर हेड भी मैंने बताया था, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, वो कौन सा वाला है? 8658000107। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई शक नहीं है ना? बोलिए। नो सर, नो। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का क्या टास्क है मैं पहले बता चुका हूँ। क्या नहीं पता है वही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इसको बताइएगा कि मुझे नहीं पता है, ठीक, या नहीं पता था, अभी पता चला। हाँ, देखिए, सीपीडब्ल्यूडी अगर कोई ट्रांजेक्शन करेगी तो 2 ही तरह का करेगी, सर्विस रेंडर और सप्लाई में। क्लियर? करेगी नहीं करेगी? सर करेगी है ना। तो अगर ये सीपीडब्ल्यूडी करती है एक ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांजेक्शन डेबिट ट्रांजेक्शन होगा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा? बोलिए, मैं बताता हूँ क्या। आपको पैसे मिले हैं नहीं ना, और आपने क्या किया? खर्चा कर दिया है। तो खर्चा करने के बाद में आपका क्रेडिट होगा कि डेबिट? डेबिट होगा सर, पहले डेबिट होगा डेफिनेटली, है ना। तो डेबिट होगा तो कौन से हेड में डेबिट होगा? इस वाले में, क्योंकि सीएसएस के लिए तो यही वाला हेड है। 8658000107 CSSA, ये होगा डेबिट। क्लियर है ना। अभी क्या होगा कि हमने डेबिट कर दिया और एक फॉर्म 1 सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 1 कैशबुक, ठीक है। यहाँ पे लिखता है फॉर्म 1। अब कौन सा फॉर्म 1 है मैं देख लेता हूँ, रुक जाइए मैं जरा। लिखता है पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 1। कौन सा फॉर्म 1 है भाई? इन फॉर्म 1 ऑफ अपेंडिक्स 7CB, फॉर्म 1 ऑफ अपेंडिक्स 7CB, ठीक है। इसका कोई फॉर्म 1 है 7CB का, अपेंडिक्स का, ठीक है। उसके फॉर्म 1 में सीपीडब्ल्यूडी ने जो खर्चा किया है उसकी डिटेल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसके बिहाफ में इन्होंने खर्च किया उसको भेजेगा। तो एक तरह का क्या रिक्विजिशन है, आप समझ रहे हैं? अपेंडिक्स 7CB जो इसी बुक में दिया हुआ है, इसका ये क्या है? रिक्विजिशन है। किसका? सीपीडब्ल्यूडी का। किसको दिया है? टू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो खर्चा हुआ है, जिसको कि आपने डेबिट लिखा है, अच्छा मैं डेबिट का रकम भी लिख देता हूं, ठीक है। 1 करोड़ रुपया, है ना। 1 करोड़ रुपया डेबिट कर दिया है किसको? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को, है ना, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को। और इसने अपेंडिक्स 7CB के फॉर्म 1 में रिक्विजिशन मांगा है, ठीक। रिक्विजिशन जब अप्रूव हो जाता है तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से चेक या डिमांड ड्राफ्ट आएगा, क्योंकि ये कैश सेटलमेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है CSSA कैश सेटलमेंट। तो कैश सेटलमेंट में तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट ही आता है ना जी, हाँ कि ना? हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, है ना। हाँ, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से क्या आएगा? चेक या ड्राफ्ट, ठीक है, बाई, हाँ, आएगा चेक या डीडी आएगा, है ना। जैसे चेक या डीडी आ गया, इसने क्या किया था? 8658 को इसने दिया था डेबिट, अब वो करेगा क्रेडिट, ठीक है। कौन करेगा? सीपीडब्ल्यूडी। तो अब 1 करोड़ रुपया क्या हो गया? क्रेडिट हो गया मेरे पास में। क्रेडिट हुआ कि नहीं?
8658000107 हाँ सर क्रेडिट हो गया। PSS। कोई शक वाली बात है ना? ये नो, सस्पेंस ना था नो। जी, कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में हमने खर्चा किया था तो डेबिट, हमको पैसा वापस मिल गया क्रेडिट, है ना? पर ये हेड क्लियर हुआ है। अच्छा, आपको जब चेक मिलता है उस चेक का आप क्या करते हैं जरा बताइए? कोई भी डिवीजन को अगर चेक मिलता है रेमिट करते हैं। बहुत बढ़िया। रेमिट के लिए कौन सा हेड है जरा बताइए तो? रेमिट के लिए कौन सा हेड है? रेमिट के लिए 8782-102 PWD के लिए नहीं ना है जी? हाँ सर। है ना? और जब आप रेमिट करते हैं वो पैसा डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट सर। डेबिट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए 1 करोड़ रुपया का जो चेक आपको मिला है, कहाँ गया चेक हुआ? ये देखिए चेक हुआ मिला, ठीक है? इसको आपने क्या किया है? यहाँ पे क्रेडिट किया है, यहाँ क्रेडिट ना किया है कि नहीं? Yes, अब sir. आप उसको क्या करेंगे? 8782-102 में 1 करोड़ रुपया डेबिट कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है ना? लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपको जब आपने वहां पे 1 करोड़ रुपया क्या किया है? रेमिट किया है, ठीक है? वहां से आपको बैंक क्या देता है? फोकल पॉइंट ब्रांच क्या देगा आपको? FPB मेन स्क्रॉल या डेली पेमेंट स्क्रॉल देगा ना, FPB तो मेन स्क्रॉल ही देगा ना? हाँ, पाव को मैंने स्क्रॉल देता है। ऐसी बात है, FPB पाव को मेन स्क्रॉल देगा, है ना? जब FPB पाव को मेन स्क्रॉल देगा तब क्या होगा जानते हैं? ई वाला हो जाएगा माइनस डेबिट, समझे? और अबरी डेबिट हो जाएगा 8658-108, समझे? पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस देख लीजिएगा 8782-00102, समझे? रेमिटांस हो जाएगा माइनस डेबिट और 8658-00108 PFBS पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस हो जाएगा डेबिट। समझ रहे हैं? क्यों बैंक डेबिट हो जाएगा? क्योंकि पब्लिक सेक्टर वाले ने आपको मेन स्क्रॉल दे दिया है, लेकिन पब्लिक सेक्टर को भी तो अपना ट्रांजेक्शन RBI से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, हाँ करना पड़ेगा। इसके बाद का जो मामला है, इसके बाद का जो मामला है इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट वाला जो पोर्शन है, हम लोग वहां पढ़ेंगे। आपके वाले बुक में यहीं तक दिया हुआ है। यहाँ तक का सारा हेड सबको क्लियर हुआ? बोलिए। हाँ सर क्लियर। हाँ सर ये जो है आपका सर ये CSS जो है तो इस पे डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका 8443 पार्ट 3 में होता है। पैसा मिलता है तो क्रेडिट और खर्चवा करते हैं तो डेबिट। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सुनिए। एक्चुअल में अगर खर्चा किया है यानी चेक पेमेंट किसी और को किया है, समझ गए, तो वहां डेबिट होगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो वहां पे वो डेबिट और माइनस डेबिट होता है या क्रेडिट और माइनस क्रेडिट होता है, ठीक है? तो चूंकि यहाँ पे आपने CSSA के लिए काम जरूर किया था, सॉरी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए, पर चेक का पेमेंट तो कॉन्ट्रैक्टर को किया होगा ना। सप्लाई अगर किसी से दिया होगा तो आइटम लिया है और आइटम दे दिया है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को, पर आइटम जिससे लिया है पेमेंट तो कॉन्ट्रैक्टर को किया है ना। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। बहुत साधारण सी बात है, ठीक है? चलिए, डेबिट और क्रेडिट का मसला केवल वही है जो नॉमिनल अकाउंट का है, समझे? एडजस्टमेंट में वो काम लागू नहीं पड़ेगा। सर मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने पहले कहीं पढ़ा था कि CSA जो होता है ना वो ऑलवेज डेबिट नेचर का होता है, यानी बाद में जब इसमें रेवेन्यू नहीं, वो CSA नहीं है। CSSA नहीं, अब ऐसा नहीं है ये। नहीं वो कोई और था, वो MPSSA था, मटेरियल परचेस सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। आपने लगता है कुछ कंफ्यूजन कर लिया है, वो MPSSA था। MPSSA तो क्रेडिट नेचर का होगा, लेकिन CSSA में पढ़ा था कि वो डेबिट होगा, बाद में यदि उसमें कुछ मिलेगा तो माइनस डेबिट होगा, कैश बुक जाके क्रेडिट होगा, माइनस डेबिट होगा और उसके बाद में कैश बुक जाके क्रेडिट होगा।
आपने ही देखा था? रुक जाइए तो मैं चेक कर लेता हूँ। सर ये मेरे को भी, मैंने भी देखा है। जब मेन हाँ हाँ सर सुनो ये सर, तो एमपीएस से है वो क्रेडिट और माइनस क्रेडिट, एमडब्ल्यू डेबिट माइनस डेबिट। हाँ वो तो हम जान रहे हैं। ये सीएसएस की बात हो रही है, रुकिए ना पहले। सीएसएस में क्या है? सेक्रेटेरिएट सीएसएस में क्लासिफाई आपने एज बताया डेबिट। था डेबिट सर। हाँ तो देखिए, तो मैं तो लिख रहा हूँ डेबिट, और फिर जब पैसा मिलेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे ना, हम लिखे हैं। जब चेक मिल जाएगा तब लग रहा है कि ये माइनस डेबिट होगा और कैशबुक जाके क्रेडिट हो जाएगा। कैशबुक द एंट्री बीइंग क्लासिफाइड माइनस। नहीं ठीक है, देखिए इसी में पढ़िए ना, 4.10 में पढ़िए। अ कॉपी ऑफ पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 1 शुड बी सेंड टू क्लाइंट डिपार्टमेंट ड्यूली सपोर्टेड बाय ऑल रिलेवेंट वाउचर्स एंड रिसीट ऑफ द चेक ड्राफ्ट। उसके बाद में लिखता है द चेक और बैंक ड्राफ्ट व्हेन रिसीव्ड बैक should be entered in the receipt side of कैशबुक। कैशबुक में तो एंट्री कर लेंगे उसकी, ठीक है। एंड द एंट्री बीइंग क्लासिफाइड एज क्रेडिट टू द माइनर हेड 107 लिख रहा है, क्रेडिट टू द माइनर हेड। ओके सर। नहीं मैंने पढ़ा है प्रॉपर, आज सुबह ही पढ़ा है ना, का सवाल ही नहीं, ठीक है। एमपीएस से वाले क्रेडिट होता है, ठीक है। आप देख लीजिए 8443 का जो पार्ट 3 होता है ना सर और हाँ बोलिए ना। एक बार कैशबुक का बोलिए। फॉर्म बता देना सर, कैसे मेंटेन होता है वो? पीपीडब्ल्यूए 1 में नहीं ये तो 1 में है, बट हाँ। जैसे दिया है ना कि चेक या बैंक ड्राफ्ट जो है, जो रिसीव्ड होता है उसकी एंट्री कैशबुक में रिसीप्ट साइड में करते हैं, हाँ और पेमेंट साइड में हाँ वो कहीं पेमेंट साइड में दोनों साइड वो बता दो, देख लीजिए। हाँ देखिए ना, ये है कैशबुक, ठीक है, ये कैशबुक है, ठीक है। और रिसीट यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे पेमेंट, ठीक है, यहाँ होगा क्रेडिट। पर ये डेबिट और क्रेडिट कैशबुक का है, समझे, कंसर्न हेड का नहीं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने खर्चा किया पहले, तो आपने खर्च किया तो कहाँ लिखा? यहाँ 8658000107 CSS 1 करोड़, ठीक है। यहाँ हमने क्रेडिट साइड में लिखा, लेकिन ये जो 1 करोड़ है वो डेबिट है ना, ठीक है। और जब आपको पैसा वापस मिला तो कैसे मिला? चेक मिला, है ना, तो चेक मिला आपको। अब क्या आपने चेक लिखा? 8658000107 CSS, ठीक है, 1 करोड़। लेकिन अभी 1 करोड़ टैली तो कर गया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ मामला। खत्म कैसे नहीं हुआ? ये वाला चेक को आपको रिमिट करना पड़ेगा। समझ के नहीं समझ गए? ओके सर, मतलब इसका दोनों साइड एंट्री होगी। हाँ समझे, इस चेक को आपको रिमिट करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इसमें तो मसला है। मसला ये जो नहीं लिखा हुआ है कि चूंकि आपने काम किया है, ठीक है, तो आपका ये क्या किस तरह का पता है आपको? ये जो आपका डिपॉजिट वाला मामला है ना, सेम टू सेम है 8443 वाला, ठीक है। लेकिन 8443 में आपको पैसा पहले मिलता है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। 8443 में पैसा आपको पहले मिलता है, ठीक है। ठीक सर। और सीएसएस में पैसा आपको बाद में मिलता है, और कोई अंतर नहीं है, दोनों की एंट्री सेम टू सेम है। सर सीएसएस जो सस्पेंस अकाउंट है तो टेम्परेरी नेचर का होगा, परमानेंट अकाउंट तो है नहीं। हाँ नहीं देखिए, 8000 के ऊपर जो है सब टेम्पोररी नेचर है, जो है सब। तो इसको परमानेंट एक भी नहीं सर, तो सर इसको परमानेंट क्रेडिट तो रखेंगे नहीं, इसको तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। कभी नहीं। हाँ बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। तो कब क्लियर होगा डेबिट का सर ये? क्रेडिट कर दिया ना आपने? नहीं हाँ। उसमें ऐसा होता है कि मैंने पूछा था, ठीक है, अपने गुरुजी से कि सर आपने कहा था कि डेबिट को माइनस डेबिट से क्लियर करते हैं, क्रेडिट को माइनस क्रेडिट से क्लियर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं डेबिट क्रेडिट से क्लियर हो रहा है, खासकर जहाँ पे एक्सपेंडिचर का मसला है। तो उन्होंने कहा कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल है एनुअल अकाउंट बनाना, और एनुअल अकाउंट में आपका रिसीट एंड पेमेंट का जो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड, वो टैली करना होता है। तो इसका इफेक्ट वहां जाता है, समझे। इसीलिए इसमें डेबिट में रह जाता है, क्रेडिट में रह जाता है, वो कभी जीरो नहीं होता है, समझ गए। ये मैंने पूछा है क्योंकि मुझसे ये सवाल कई बार पूछा गया। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, 8443 को ले लीजिए, ये भी सस्पेंस नेचर का है, समझे। तो आपको पहले चेक मिला 1 करोड़ का, तो आपने क्या किया? क्रेडिट किया 1 करोड़,
क्रेडिट, समझे। फिर आपने खर्च कर दिया, पार्ट 3 की बात है, ठीक है। फिर आपने खर्च कर दिया इसी में से, तो अब आपने क्या किया, 1 करोड़ डेबिट कर दिया, समझे। दोनों का 1 करोड़ मिल जाएगा आपको, और ये डेबिट भी 1 करोड़ रह जाएगा, क्रेडिट भी 1 करोड़ रह जाएगा, कभी क्लियर ही ना होगा। तो आप कहिएगा ये तो गजब का मामला है, लेकिन ऐसा है। सर ये तो सर तो न्यूट्रलाइज हो गया ना। हाँ, यही कह रहा हूँ, ये कहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ, ये हुआ एनुअल अकाउंट में जो आप बनाते हैं। क्लियर हुआ? नहीं, अभी भी डाउट है? नहीं सर, क्लियर क्लियर है। नहीं सर, नहीं सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे। 4.10 हमने कंप्लीट कर दिया है। 4.10 में इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बारे में केवल इतना ही लिखा गया है कि CSSA का जो भी ट्रांजैक्शन आप दिखा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डेबिट ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, ठीक है ना, इन सभी ट्रांजैक्शन को CPWA 76A में लिखना पड़ेगा। ये तो आप लोगों ने पिछले वाले क्लास में देखा ही, हाँ कि नहीं? हाँ सर। है ना। चलिए 4.11 में आते हैं, ठीक है। 4.11 में आपको क्या कहा गया है वो भी मैंने बता दिया है। आपका एक्सपेंडिचर याद कीजिए, वर्क एक्सपेंडिचर को किसमें आप दिखा रहे थे? CPWA 64। बोलिए 64 में, बिल्कुल सही। और मैंने ये भी बताया था कि इसका क्लासिफाई एब्स्ट्रैक्ट के लिए कौन सा फॉर्म दिया गया है? 74 बुक में 74, बुक में 74। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, 74 ही है, सही है। और उसका बिल्कुल 40 का भी बताया तो था। क्या, हाँ, क्या मैंने ये बताया था कि इसमें जो होता है केवल मंथ का ट्रांजैक्शन होता है, ओनली मंथ ट्रांजैक्शन, और हाँ इसमें सर। प्रोग्रेसिव भी होता है, ये बताया था कि नहीं बताया था? हाँ हाँ। तो इसमें ये भी बताया था कि अगेंस्ट, हाँ, अगेंस्ट सैंक्शन एस्टिमेट भी इसमें दिखा जाता है। बिल्कुल। तो यही कह रहा है 4.11 और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा बात, क्लासिफाई एब्स्ट्रैक्ट चूंकि आपका एक्सपेंडिचर का है, वर्क एक्सपेंडिचर का है, तो याद कीजिए इसमें सारा का सारा आइटम डेबिट आइटम होगा। सारा जो डेबिट होगा। हाँ, कोई शक नहीं ना इसमें, कोई शक हाँ। नहीं ना है। रिफंड ऑफ रेवेन्यू क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? डेबिट सर। सर डेबिट 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 डेबिट। तो इसको इसमें लेंगे 74 में। सर रिफंड ऑफ रेवेन्यू तो उसको तो अलग ही फॉर्म है ना, 46। नहीं लेंगे सर। नहीं लेंगे, मैंने, हाँ माना, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। तो इसमें नहीं ना लेंगे? नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे। वो एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है। तो रिफंड ऑफ रेवेन्यू जो होता है, ठीक है, उसको माइनस क्रेडिट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। क्लियर हाँ सर। है ना। 799 और उसके लिए बोलिए बोलिए बोलिए। तो 799 रिफंड 900। हाँ ठीक है, और उसको लिया जाता है रिसीट एंड रिकवरी ऑन कैपिटल अकाउंट फॉर्म 46A। ये लिया जाता है माइनस क्रेडिट, और कहाँ लिया जाता है? फॉर्म 46A, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के तौर पे। किस तरीके से? रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं, रिडक्शन ऑफ रिसीट के तौर पे, सॉरी। क्योंकि 46 रिसिप्ट का है ना, एक्सपेंडिचर रजिस्टर ऑफ कैसे? रिसिप्ट, हाँ, रजिस्टर ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। तो ये मामला समझ में आ गया है ना? हाँ सर, क्लियर है सर। हाँ सर। चलिए 4.12, हाँ 4.12 में देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बुक खोल के रखा 4.12 वाला मामला, देखिए तो जरा क्या दिखा है। पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, फिर देखने बोल रहा हूँ, देखिए तो। मंथली अकाउंट सर। 4.12 मंथली अकाउंट बोल रहा है 4.12। हाँ सर, वो 80-81 है की ना? बात कर रहा है। सब मंथली अकाउंट में सब वही, समझे। कह रहा है मंथली अकाउंट जो होता है वो हम लोग फॉर्म 80 में बनाते हैं, ठीक है, बन रहा है जी, है ना। फॉर्म 80 में बनाते हैं, ये 3 कैटेगरी में, ये आपको पूछ देगा, और आप लोग जानते हुए भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले कैटेगरी जानना होगा, और वो जानते हैं आप लोग 3 कैटेगरी। कौन सी? एक कैटेगरी जो ओनली रिसीट साइड में जाएगा,
हाँ सर। है ना। ये दूसरी कैटेगरी ओनली एक्सपेंडिचर साइड में जाने वाली, तीसरी अदर हेड है ना। और तीसरी जो है अदर, और अदर में आप जान ही रहे कौन सी है, सारे की सारी DDR हाँ सर। जो बोथ साइड में जाएंगे। है कि नहीं। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, ना जानने वाला को बात है नहीं। लेकिन देखिए इसमें पूछ देगा तो आप कहिएगा करिए यार क्या था, समझे। खैर इसको आपको ये बताया गया कि फॉर्म 80 जो है उसको टैली करवाते हैं फॉर्म 81 से। एक्चुअली में टैली नहीं करवाते हैं, फॉर्म 81 ही पहले बनाते हैं, है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट हाँ। बुक है और 81 और से इसी के आधार पे, हाँ इसी के आधार पे आपको फॉर्म 80 में एंट्री करनी पड़ती है। सही है गलत, ये तो आप लोग जानते ही है। हाँ सर। इसमें क्या कह रहा है ना कि फॉर्म 81 में आपको वही आइटम लेना है जो आइटम एग्जीक्यूट हो चुका है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। जाहिर सा बात है किसी न किसी में डेबिट हो गया होगा, किसी न किसी में क्रेडिट हो गया होगा। 81 में ठीक है, ऑल आइटम विच आर ठीक है एग्जीक्यूटेड, वो कहीं ना कहीं या तो डेबिट हो गया होगा, आइदर डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। पर कुछ मान लीजिए एग्जांपल में देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने अपना आइटम भेजा अपने कैशबुक में रेमिट करने के लिए भेजा, ठीक है। तो अपने कैशबुक में 8782 में, अच्छा कैशबुक में तो रिसीट साइड में, सॉरी पेमेंट साइड में दिखाते हैं ना रेमिट वाले को। आपने जो चेक आपको मिला और चेक को आपने बैंक में जमा करने के लिए भेजा, आप उसको कैशबुक में रिसीट साइड में दिखाएंगे कि पेमेंट साइड में दिखाएंगे। भेजा 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 यहाँ से पेमेंट साइड। हाँ तो 87821002 में दिखाएंगे। हाँ सर। है ना। और फिर वहां अभी उसने एक्नॉलेज नहीं किया है, किसने, ट्रेजरी ने। ठीक है। ट्रेजरी या बैंक ने। तो उसको कहते हैं, हाँ उसको कहते हैं ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट। समझ गए क्या उसको बोलते हैं, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग। समझे। मतलब कि ट्रांजिट में वो मामला फंसा हुआ है, ठीक है, रास्ते में फंसा हुआ है। तो 81 में आपको केवल वही दिखेगा जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, और 80 में आपको देखना है कि भाई वो तो एक्चुअल में रेमिट हुआ नहीं है। ठीक है। तब क्या करते हैं आप उसको क्लोजिंग बैलेंस में ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं उसको, माने 80 में आपको टैली कराने के लिए, अगर ये टैली नहीं हो रहा है, इफ नॉट टैली, इफ 80 ठीक है नॉट टैली विद 81, देन जो आइटम बचेगा ना, आइटम आउटस्टैंडिंग, समझे कि नहीं, तो उसको कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस में। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए फॉर्म कौन सा है, मुझे कोई बताएगा। CPWA 5, ठीक है। और CPWA 5 जो है, हाँ CPWA 5 जो है वो 3 हिस्से में बटा हुआ है। क्या आप लोग जानते हैं कौन सा सर याद नहीं है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पे काम आ जाएगा तुरंत। देखिएगा CPWA 5 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, बटा हुआ है 3 हिस्से में। नंबर ऑफ एक है ना कैश इन चेस्ट, ओके, ठीक है, उसके बाद इम्प्रेस्ड और टेम्पोररी एडवांस, समझे। हाँ कि ना, याद आ गया याद आ गया ना। और मैं बहुत मजेदार, हाँ एक मैं बहुत मजेदार बात बताऊं, जब आप लोग MSO वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ना, तब उसमें आप लोग को एक एनुअल रिव्यू नाम का कोई किताब छपता है AG&E में, उसमें भी WM सेक्शन में छपता है। इसके बारे में बताया गया है। मैंने एनुअल रिव्यू खुद बनाया है, इसलिए मुझे कैसे बनता है पूरा याद ही है। ठीक है। तो एनुअल रिव्यू क्या कभी नाम सुना आप लोगों ने, क्या बोल रहे हैं। इस चैप्टर में CPWA को 3 पार्ट में बटा हुआ है, 5 जो है ये कहाँ पे दिया है, यहाँ नहीं दिया है, आपको बुक ऑफ फॉर्म्स में देखना होगा। ओके ओके ओके, बुक ऑफ फॉर्म्स में देखिएगा तब आपको मिलेगा। ठीक है। सारी चीजें यहाँ नहीं है, ऐसी चीजें हैं जो मैं अलग से निकाल के लाता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है सर, ये कैश चैप्टर में है, कैश चैप्टर में है, ये कैश में है। हाँ वहाँ पर जब रिकंसिलाइज कैश चैप्टर, बढ़िया फाइन। ठीक है, मैंने बुक ऑफ फॉर्म्स में है आपके लिए, पैटर्न है। मैं क्या बोल रहा था
कि जो एनुअल रिव्यू छपता है ना, एनुअल रिव्यू के पीछे में पूरा एक शीट है, तो झारखंड का एनुअल रिव्यू आपको झारखंड के AG/AND के वेबसाइट में मिल जाएगा, रिव्यूज में, रिपोर्ट्स एंड रिव्यू में मिलेगा, ठीक है। आप लोग वहाँ जाइए, नहीं बोलिएगा तो हम डाउनलोड करके आप लोग को PDF में दे देंगे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग उसको देखिए, लास्ट पन्ने में आप लोग देखिएगा क्लोजिंग बैलेंस का पूरे साल का जितने भी डिविजन है उनका हमने रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो आप देखिएगा कि कैसे हम उसको टैली कराते हैं, कैसे चेस्ट में कितना पैसा बचा हुआ है। और ये जो बनता है ना, एट द एंड ऑफ मार्च बनता है, क्योंकि हर एक महीने होता है, ईच मंथ, समझे कि नहीं। ईच मंथ निकलता जरूर है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन होता है वो ये है कि ये क्लोजिंग बैलेंस एंड ऑफ द मंथ तो कंटिन्यू रह जाता है अगले महीने, क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो जीरो होना चाहिए। तो जितना भी डिसबर्सर है, जिसको कि आप लोगों ने इंटरेस्ट दिया, टेम्पोररी एडवांस दे रखा है, सबको फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले पूरे का पूरा पैसा या तो खर्च करना पड़ता है या तो रिटर्न करना पड़ता है, सो दैट वी शुड जीरो द क्लोजिंग बैलेंस, समझे कि नहीं। क्लोजिंग बैलेंस को जीरो करने के लिए एंड ऑफ द मंथ तो नहीं, एंड ऑफ द ईयर आपको इसको रिपोर्ट भेजना पड़ता है, ठीक है, ऑफ द ईयर। हालांकि रिपोर्ट हर महीने जाता है। खैर, तो फॉर्म 80 आपने देख लिया कि आपका फॉर्म 5 जो है क्लोजिंग बैलेंस में आ गया, वो वाला आइटम जो 81 में आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन टैली कराना है ना आपको। तो ये ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट वाला मामला है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कैशिंग चेस्ट में कहिएगा ट्रांजिट का क्या मसला है। कैशिंग चेस्ट में ऐसा कोई मसला नहीं है ट्रांजिट का, लेकिन इंटरेस्ट और टेम्पोररी एडवांस में है मसला। आपने दिया है पैसा और उसने पैसा खर्च भी कर दिया है, पर खर्च करने के बावजूद भी आपको वो डिटेल यानी कि चालान या वाउचर नहीं दे सका है, तो ट्रांजिट ही हुआ ना, हाँ कि ना। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या 4.12। अब हम लोग आते हैं 4.13 में। देख लीजिए मैं 4.12 में कुछ बचा है कि नहीं। 4.12 में नहीं, कुछ नहीं बचा है। चलिए 4.13 क्या कहता है कि सम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश स्टॉक आर नॉट टेकन इन अकाउंट बट कैंसल्ड, हाँ बाय रिवर्स एंट्री, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए, ठीक है। कैश अकाउंट या स्टॉक अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिनको कि मंथली अकाउंट में नहीं लिया जाता है, नॉट टेकन इन मंथली अकाउंट। ये आपको MCQ पूछेगा। तो कौन से ट्रांजेक्शन है, हम लोग क्या देख रहे हैं 4.13, ठीक है। ये दो तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। क्लासिफाई नंबर 1, ठीक है, कैश, तो कैश ड्रॉन नहीं, चेक ड्रॉन, चेक ड्रॉन फ्रॉम बैंक टू रिप्लेनिश कैश चेस्ट। इसका मतलब समझे, हाँ कि ना। मैं बताता हूँ। बैंक से निकाल के कैश में रख दिया ना। हाँ, मतलब मेरे पर्स में पैसे नहीं थे, मैंने ATM से पैसे निकाले, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में से 100 रुपए कट गए, मेरी जेब में 100 रुपए बढ़ गए, यही है, समझे। तो आपने किसको पेमेंट किया, इसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, बोलिए। ट्रांजेक्शन है, कैशबुक में लिखा हुआ है ना, इसको मंथली अकाउंट में कैसे शो करेंगे। डेबिट कैसे डेबिट करेंगे, हमारा गजब हल नहीं है। पर कंट्रा होगा सर, दोनों साइड इफेक्ट होगा ना, पर कंट्रा होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, लेकिन फाइनल इफेक्ट कुछ नहीं होगा। हाँ, फाइनल इफेक्ट कुछ नहीं होगा। ओके। अब जैसे देखिए ना, मैंने अपने ATM में से 100 रुपए निकाल लिए, तो मेरा क्या गया, अकाउंट में थे 500, अब वहां पे 400 है, मेरी जेब में 100 है, अभी तो भी मेरे पास 500 ही है ना, ठीक है। तो आपने समझ में आया आपको कि ये जो है कैश अकाउंट और स्टॉक अकाउंट में है, लेकिन मंथली अकाउंट में नहीं लिया जाता है, ये MCQ पूछेगा, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर विद इन डिवीजन। अभी देखिए कुछ मजेदार बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ट्रांसफर विद इन डिवीजन, ठीक है ना। तो ट्रांसफर विद इन डिवीजन में आप मुझे ये बतलाइए कि कौन सा एग्जाम्पल होगा ट्रांसफर विद इन डिवीजन का एग्जाम्पल। विद इन डिवीजन कोई ट्रांसफर कर दिया, कंज्यूम नहीं हुआ है बट ट्रांसफर कर दिया है। एग्जाम्पल
टूल्स एंड प्लांट का। ठीक है, और एग्जांपल सरप्लस मटेरियल। जैसे देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास में 4 असिस्टेंट इंजीनियर थे, एक रिटायर हो गए और चारों को मैंने 5-5 हजार रुपए दिए हुए थे इंटरेस्ट। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना? यस सर। जो आदमी रिटायर हुआ है मैंने उससे 5,000 रुपए ले लिए। अब वो 5,000 रुपए उसके पास नहीं है, केवल 3 असिस्टेंट इंजीनियर, उनके पास 5-5 हजार है, और चौथे का जो 5,000 है वो मेरे कैश चेस्ट में आ गया। समझ रहे हैं? ओके सर, ओके सर। हाँ हाँ, है ना? या इसके पास में पैसे खर्च हो गए 5,000 पूरे, और इसने मुझसे मांगे, मैंने कहा कि मेरे कैश चेस्ट में नहीं है तो इसके पास में है, मतलब नंबर 1 के पास खर्च हुए असिस्टेंट इंजीनियर के पास में, तो मैंने कहा कि नंबर 2 एक काम करो, तुम अपना वाला जो इंप्रेशन 5,000 रुपये उसको निकाल के इसको दे दो, क्योंकि इसे अभी और खर्चे की दरकार है, तुम्हें नहीं है, तेरे पास बेकार पड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया कि नंबर 2 ने उठाया और नंबर 1 को दिया, मेरे ऑर्डर पे दिया, मैंने रिटर्न में साइन किया है। तो ये ट्रांसफर विद इन डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। हाँ, समझे? तो ये सब आपके कैश और स्टॉक अकाउंट में रहते हैं, लेकिन मंथली अकाउंट में नहीं लिए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपने किसी को चेक दिया, ठीक है, चेक जो कि कैंसल्ड हो गया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं, ये वाला यहाँ पे लागू नहीं पड़ेगा, बताइए। खैर, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो इसका एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, वो रिवर्स एंट्री के तौर पे होता है। रिवर्स एंट्री का मतलब क्या हुआ? रिवर्स एंट्री का मतलब हुआ कि पर्सन ए को 5,000 दिए थे, पर्सन बी ने खर्च कर दिए, पर्सन बी के पास भी थे, मैंने पर्सन ए को कहा कि बी को दे दो, तो ए को 5,000 जो हमने दिए थे वहां से 5,000 माइनस कर दूंगा और यहाँ 5,000 प्लस कर दूंगा। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का कोई मसला नहीं है, प्लस माइनस का खेल चलता है, समझे? तो जहाँ पे रिवर्स एंट्री की बात कही जा रही है ना, रिवर्स एंट्री, ठीक है, वहां पे प्लस और माइनस से खेल चलता है, समझे? डेबिट का क्रेडिट नहीं होता। क्लियर? क्लियर हुआ ना? 4.14 जो है मैंने पढ़ा है, 4.14 में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको इसमें एमसीक्यू पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। 4.15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.15 में लोग आते हैं, ठीक है। 4.15 क्या कह रहा है इसमें? आपका जो पहला ही लाइन है ना, उसमें आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। मैं आपको पूछता हूँ, आपको जो डिविजनल ऑफिसर है उसका अकाउंट पाओ के पास कब जमा होना चाहिए? 8 तारीख तक। नहीं, 8 ऑफ सेकंड। हाँ, 8 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। क्या बोले? 8 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हाँ, ठीक है, सक्सीडिंग मंथ है। दोनों का मतलब एक ही है वैसे, लेकिन आप कीवर्ड पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है। आपने गलत नहीं कहा है, मैं पहले बता देता हूँ, सक्सीडिंग मंथ है, ठीक है। अच्छा, ये जो 8 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है कि फिक्स्ड है? सर फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। अगर फ्लेक्सिबल है तो किसके पास पावर है चेंज करने का? सीसीए। सीसीए माने चीफ कंट्रोलर। प्रिंसिपल है, चीफ कंट्रोलर। वो तो फुल फॉर्म हो गया, वो तो फुल फॉर्म हो गया, इसका मतलब है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, डिविजनल अकाउंटेंट का मैंने सीपीडब्ल्यूडी में कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है? सीसीए माई बाप है उसका। सीसीएम आएगा और स्टेट में एजी है। स्टेट में एजी है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट में एजी। मैं मजेदार बात बताऊं एग्जांपल से। इसी बार जो कोरोना हुआ था ना, उसका सेकेंड जो डेल्टा वेव आया था, ओमिक्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, डेल्टा वेव में बहुत जब आउटबर्स्ट हो गया तो वो अप्रैल के महीने में आउटबर्स्ट हो गया, अचानक से सारे ऑफिस बंद कर दिए गए और कुछ 1.5-2 महीने बंद रहे, है ना, बहुत ज्यादा उस समय डेथ हुई थी। उस समय में जो भी अकाउंट आने का था वो 8 तारीख अगले महीने आता, पर ऑफिस तो बंद थी, उसके अगले महीने भी ऑफिस बंद थी।
तो मार्च का अकाउंट, इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि 8 जो है ये क्या मार्च के अकाउंट के बारे में भी, तो जवाब है हाँ, कि मार्च का अकाउंट भी 8 अप्रैल तक आना चाहिए। ठीक है, ये अकाउंट रेंडरिंग के लिए कोई छूट नहीं है। क्यों छूट नहीं है? क्योंकि 30 को तो क्लोज करना ही है, 31 मार्च को, समझे कि नहीं? तो क्लोज करना ही है, रेंडरिंग के लिए छूट नहीं है, समझे? छूट है उसके एडजस्टमेंट के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 8 अप्रैल रखते हैं। ठीक है, अब 8 अप्रैल तक तो आया नहीं, क्योंकि आना पॉसिबल नहीं, पूरे अप्रैल महीने तक बंद था, फिर पूरा मई बंद रहा, समझे? तब जानते हैं हम लोगों ने उसको जून के महीने में जब खोला है, तब उसको हम लोगों ने 30 जून तक छूट दी थी। तो मार्च का अकाउंट, मार्च 2021 का जो अकाउंट था, समझे, वो हमारे पास में 30 जून तक आया। तो 30 जून तक आया, तो इसका डेट एक्सटेंड करने के लिए अब मैं वहां पे, मुझे पता नहीं था बहुत ज्यादा उस समय तक, तो मैंने पूछा कि ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत पहले हो चुका है। तो पुरानी वाली फाइल मैंने निकाली, तब इसी पारा का, पारा 22.4.15 का रेफरेंस दिया गया था, समझे? कि टीसीए यानी कि प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। मैंने ये प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर पर जोर क्यों दिया? क्योंकि एजीबी जो है वो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर ही है ऑफ द स्टेट, समझे? उनके पास ये पावर है एज पर पारा 22.4.15 कि वो डेट जब चाहे वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी सर, ये जो मार्च बोलिए का ना, मंथ बोलिए। होता है ना, मार्च में हमारा एनुअल क्लोजिंग भी होता है, तो क्या मार्च के लिए हमारे पहले मंथली अकाउंट सबमिशन होता है, उसके बाद फिर पूरे साल का एनुअल अकाउंट जाता है, या फिर मंथली बनता ही नहीं, डायरेक्ट एनुअल जाता है? नहीं, एनुअल अकाउंट बनता ही नहीं है। एनुअल अकाउंट हम लोग हमेशा प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस के में ही बनाते हैं। डिवीजन का काम केवल मंथली अकाउंट बना करके रेंडर कर देने का है। हाँ, उसके पास में एक और ऑप्शन है, वो सप्लीमेंट्री अकाउंट, विच इज कॉल्ड 30th अकाउंट, 13वां अकाउंट है। ये 10 हुआ और ये 3, 13 है। तो सर क्या एनुअल अकाउंट डिवीजन से नहीं बनता है? कभी नहीं, नेवर। ओके। क्योंकि एनुअल अकाउंट पूरे स्टेट का बनता है, पूरे अकाउंटिंग सर्कल का एक ही होता है, समझ गए? ओके सर। और इस हमेशा सर, एनुअल अकाउंट में, हाँ बोलिए। सर बुक में तो हमेशा रखता है कि वो जो है ना एनुअल अकाउंट सप्लीमेंट्री भेज सकता है, और मतलब उसके लिए एक और डेट होती है, तो फिर वो डिवीजन के ही बिहाफ में बोलता है हमेशा कि वो भेज सकता है। यदि एनुअल कुछ अकाउंट होता ही नहीं, वो मंथ नहीं, वो सप्लीमेंट्री अकाउंट मंथली है, 13वां अकाउंट। 13वां अकाउंट मतलब 12 महीने के अकाउंट, और 13वां एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रांसपेरेंसी का नहीं, मैं बता, देखिए ना, देखिए मंथली अकाउंट, ठीक है, में 3 होते हैं, कैश, स्टॉक और ट्रांसफर एंट्री। कैश एंट्री, स्टॉक एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्री, ये तीनों एंट्री हुआ। कैश की एंट्री, स्टॉक की एंट्री और ट्रांसफर एंट्री, है ना? ये जो ट्रांसफर एंट्री होती है ना, इसमें देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया है, इंटर डिपार्टमेंटल नहीं होता है। क्या होता है? इंट्रा डिपार्टमेंटल, विद इन डिपार्टमेंट। देखिएगा ध्यान से, इंटर डिविजनल बोलते हैं, हाँ सर। ना, इंटर डिविजनल अलग है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही, विद इन डिपार्टमेंट माने इंटर डिविजनल। ठीक है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन का भी मामला बन जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ट्रांसफर एंट्री हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन इंटर डिपार्टमेंट जब हो जाए, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंट, तो वहां पे ये वाला जो ट्रांसफर एंट्री काम नहीं पड़ता है। वहां पे हेड ऑपरेट होता है 8658000111 और उसका नाम है डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट। क्लियर हुआ? अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। हाँ सर, इसको तो सर डायरेक्ट एजी या फिर पाव ही करता है ना? हाँ, अभी पूरा बोलना बाकी है। ये तो इंटर डिपार्टमेंटल ना जी, हाँ, देखो इंटर गवर्नमेंटल, उसका क्या करेंगे?
इंटर गवर्नमेंटल सेटलमेंट उसको कहते हैं ना, चलिए ट्रांजेक्शन ही कह देते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शन। मतलब इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शन का मतलब बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड, या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? तो वहां पे कौन सा हेड ऑपरेट होता है? 8658000101 पावर सब्सटेंस। समझ गए? ओके सर, ओके सर। अब जिन्होंने सवाल पूछा था वहां पे आते हैं। आपका जो मंथली अकाउंट है वो केवल और केवल इसको लेता है, इस वाले को, समझे? न तो इंटर डिपार्टमेंटल को वो लेता है, न तो इंटर गवर्नमेंटल को लेता है, समझे? ये दोनों के पास किसके पास पावर्स हैं? पाओ के पास। और हमारे पास में इसके लिए अलग से सेक्शन बनाए गए हैं, ठीक है, जिसका नाम है एसी सेक्शन, अकाउंट करेंट सेक्शन। किसमें है? एजी ऑफिस में। सुना है यहाँ की ना? यस, मैं तो नहीं सुना सर, मैं तो ऑडिट में। हाँ तो मैं जान रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। और अकाउंट्स वालों, अकाउंट से कौन है? एक भी आदमी कहिए, एजी ऑफिस वाले को छोड़ के, मतलब सॉरी एजी झारखंड वाले को छोड़ के, झारखंड को छोड़ के कौन है यहाँ पे? एक भी है? नहीं? अच्छा चलिए झारखंड में, झारखंड में मैम आपने सुना है अकाउंट करेंट सेक्शन जैसा कोई सेक्शन है अपने पास में? है सर। सुना है ना? हाँ। हाँ, वहां पे किसकी पोस्टिंग है याद है? तो नाम नहीं बताना है। खैर, तो ये मामला समझ में आ गया आप लोग को, है ना? अब इसको मिटा दें। तो जिन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री अकाउंट एनुअल अकाउंट होता है, जवाब है नहीं, एनुअल अकाउंट बनाने का पावर है नहीं डिवीजन के पास में। तो चुपचाप से सप्लीमेंट्री अकाउंट में ये एंट्री और ये एंट्री नहीं होती है, केवल इसकी एंट्री होती है, समझे? सप्लीमेंट्री अकाउंट में एक होता है टी विद इन डिपार्टमेंट, और कुछ हद तक होता है 8658000111 डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट, ठीक है? लेकिन पावर सस्पेंस वाला नहीं होता है, नाम मात्र का, वो सब का सब एजी ऑफिस में होता है। क्लियर? कॉपी दैट। कॉपी दैट। चलिए अब हम लोग आते हैं अगली पारा में, अगले सेक्शन में, और वो है 4.15, ठीक है? 4.15 में आपको ये बताया गया है कि आपका कितना फॉर्म है। तो इसमें से केवल वो फॉर्म हम बोर्ड पे लिखेंगे जो कि हम लोगों ने नहीं देखा है। चलिए सब लिख देते हैं, चलिए ज्यादा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये हमारा है CPWA 80, कैशबुक नहीं है ये, इसीलिए इसमें आप रिसीट साइड को डेबिट और क्रेडिट पेमेंट साइड को नहीं लिखते हैं, ठीक है? इसमें ये कैशबुक नहीं है, ये कैशबुक नहीं है, ये कैशबुक नहीं है, ठीक है? ये रिसीट साइड हुआ, ये पेमेंट साइड हुआ, ठीक है? अब हम लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 शेड्यूल ऑफ रिफंड ऑफ रिवेन्यू, ठीक है? वो आएगा 46A में, ठीक है? तो रिफंड ऑफ रिवेन्यू जो होता है ना, वो 46 में है जरूर, लेकिन आप उसको रिसीट में लिख रहे हैं कि पेमेंट में लिख रहे हैं? रिसीट में लिखेंगे क्योंकि वो माइनस एंट्री, हाँ क्योंकि वो माइनस एंट्री है, ठीक है? 46A क्लियर? चलिए अगला कौन सा है? क्लासिफाइड एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, है कि नहीं? सर पेमेंट साइड होगा। अगला है हाँ शेड्यूल ऑफ वर्क एक्सपेंडिचर, पेमेंट साइड, ठीक है? अगला है शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, पेमेंट साइड 64A।
सुनिए, जो जिसको पूछना हो बीच में पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने सब बताया हुआ है। अगला है अच्छा, कंसोलिडेट कंटिजेंसी बिल। मैंने क्या हो गया, एसी बिल ना डीसी बिल, क्या हो गया ये सीसी बिल कह देंगे, कंटिजेंट बिल, कंडीशन में लिखिए सर, ठीक है। एसी बिल हाँ, एक्स्ट्रा कंटिजेंट बिल, हाँ, ये हो गया गार 31। ये याद रख लीजिएगा भैया, ये निश्चित पूछेगा। मैंने आप लोग की जिनके जिनके पास में बुक है उसको ये अंडरलाइन कर लीजिए, या ऐसा हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लीजिए। मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला, शेड्यूल डॉकेट 61, इसमें नहीं आता है, आपको पहले बता दिया मैंने, है ना। शेड्यूल डॉकेट 61, सीपीडब्ल्यू 61, है ना। और ना ही सीपीडब्ल्यूए 62 भी आता है, शेड्यूल डॉकेट ऑफ परसेंटेज रिकवरी। लेकिन इसके साथ में अटैचमेंट में आता है, आपको पता है ना। हाँ सर, हाँ सर। सीपीडब्ल्यूए 62 है ना, परसेंटेज रिकवरी, ठीक है। अच्छा, 62 के बाद में कौन सा है, 73 स्टॉक अकाउंट और सेल अकाउंट 19। तो स्टॉक अकाउंट दोनों में आता है, ठीक है। अटैचमेंट है, ये भी अटैचमेंट है। सीपीडब्ल्यूए 73 स्टॉक अकाउंट, ठीक है। सीपीडब्ल्यूए 19 सेल अकाउंट। अच्छा, अगर मैंने 19 लिखा है जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, तो वो मुझे 18 याद दिलाएगा। 18 क्या था, सर्वे रिपोर्ट सर, सर्वे रिपोर्ट। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब लग रहा है कि अपने को रटने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। 72 क्या है, So शेड्यूल debit ऑफ to stock. ब्रोकरेज टू स्टॉक। डेबिट टू स्टॉक, Debit to. शेड्यूल ऑफ डेबिट टू स्टॉक, है ना। हाँ, उसके बाद में है एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ क्रेडिट डेबिट एंड बैलेंस फॉर्म 69। ये मैं बता रहा हूँ 69 क्या है, ठीक है। 69 जो है ना, इसको और आप कहाँ देख सकते हैं, एक जगह तो और इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। इसको देखिए, सीरियल नंबर 15 देखिए पहले, सीरियल नंबर 15, इसी में 4.15 का सीरियल नंबर 15 देखिए, क्या लिख रहा है, हाँ शेड्यूल ऑफ सर, ट्रांजेक्शन एडजस्टिंग अंडर एमपीएसएसए। ये एमपीएसएसए है कि नहीं। हाँ सर। और एमपीएसएसए ऑलवेज क्या होता है, Credit. ऑलवेज क्रेडिट होता है ना। इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो अब आप वापस से चले आइए सीरियल नंबर 10 में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ क्रेडिट डेबिट एंड बैलेंस ऑफ द परचेजेज अकाउंट वगैरह वगैरह वगैरह, वही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इसको दोनों अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीपीडब्ल्यू 69 एमपीएसएसए है। एमपी मतलब परचेजेज, ये पी क्या है, परचेजेज। इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों लिख रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन एमपीएसएसए तो ऑलवेज क्रेडिट ही होता है, तो हो सकता है इसमें डेबिट वाला मामला कुछ और होगा। क्रेडिट डेबिट एंड बैलेंसेस और परचेज अकाउंट सीपीडब्ल्यू 69। क्या ये स्टॉक का मामला है क्या, 22.4.4 का एफ में लिखा हुआ है, 22.4.4 एफ में, अच्छा नोट में, इसमें 69 तो नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिख रहा है, ऐसे नोट दे रहे हैं, पता नहीं, क्लियर नहीं है, ठीक है। इसका 10 जो है इसको आप पेंडिंग छोड़ दीजिए, हम लोग इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। 11 में आते हैं, शेड्यूल ऑफ मिसलेनियस वर्क एडवांसेस एमडब्ल्यूए, किसमें आएगा, इसका फॉर्म नंबर मुझे कोई बताएगा। 70 I think.
है कि नहीं। 12 में आते हैं शेड्यूल ऑफ वर्क ऑफ सस्पेंस, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। कोई फॉर्म नहीं है, लोकल Okay. फॉर्म है, और इसको आप लोगों ने चैप्टर 11 में देखा भी होगा। चैप्टर 11 No, की sir, चैप्टर no. 12 है, 11 ही है, 11 में ही है ना। वर्कशॉप का जो वो- होता है वो लोकल फॉर्म होता है। चैप्टर 14 सर अच्छा, लमसम ठीक है। 11। हाँ ठीक है, ठीक है। चैप्टर 14 में लोकल फॉर्म होता है, ठीक है। काहे भाई, ऐसा काहे? इसलिए क्योंकि ये एक बिजनेस आइडेंटिटी की तरह काम करता है, तो ये मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में काम करता है, जो हम लोगों का First. 13 का पार्ट है। हाँ, Yes, जिसको sir, yes, sir. प्रोफॉर्मा अकाउंट कहा जाता है, प्रोफॉर्मा अकाउंट, है ना। हाँ इसी वजह से इसको लोकल फॉर्म में लिया जाता है। क्लियर? yes sir. चलिए 76 किस में आएगा और है क्या? सेवेंटी सिक्स तो सर वो है CSS से अभी जो पढ़ रहे थे। मिसलेनियस है। मिसलेनियस है। 76 ए है शायद। हाँ 76 ए सी एस एस है। तो मिसलेनियस में कौन सी लेते हैं जी? जो भी मिसलेनियस बोलिए जरा एक्सपेंडिचर। फटाफट। दोनों क्रेडिट डेबिट। ना वो हम जानते हैं, कौन कौन सा आइटम लेते हैं मिसलेनियस में, बोलिए। अभी 3rd वीडियो मैंने डाला, उसमें उसका क्लास हुआ था, मिसलेनियस में कौन सा लेते हैं। 4-5 को लिस्ट बताए थे आप लोगों को, मिसलेनियस में क्या क्या लेते हैं, आप लोग भुला गए। आउटस्टैंडिंग है जो सर अभी मैं अभी क्या मैम, बोलिए। आउटस्टैंडिंग हैं जो हमारे CPW में, वो वाले भी मिसलेनियस में डालते जब तक वो नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं, क्या जो कीजिए, भी मैं आपको इस बता रहा फॉर्म में हूँ, नहीं ठीक है। है। हाँ, जो कहीं नहीं लिया जाएगा वो यहाँ लिया जाएगा। और एक बात बढ़िया, और यही याद है सर। बस। अच्छा, तो स्टॉक जो हम लोग फॉरेन से परचेज करते हैं उसका क्या? हाँ उसका भी शायद मे भी। ठीक है। हाँ, और नेचुरल कलामिटी उसमें से, ठीक है। नेचुरल कलामिटी नहीं है, रुकी नेचुरल कलामिटी नहीं है। स्टॉक जो फॉरेन से परचेज करते हैं वो, और 76 में किसको लिया था? 76 में किसको लिया था? परसेंटेज रिकवरी फॉर अकाउंट ऑफ ऑडिट लिया था, यस सर। बोलिए। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का जो इनकम टैक्स डिडक्शन होता है उसको लिया था। उसको भी लेते। ये कहाँ है जानते हैं? ये है आपका 22.4.4 का डी में, और डी का भी नोट में। 22.4.4 का डी का नोट में 76 के बारे में लिखा हुआ है। 22.4.4 का डी और उसका भी नोट में। ये जो नोट में आपको कौन से एक्सेप्शनल्स है ना, वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 76 में कौन से लिए जाएंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रभु, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है। नहीं सर, करेंगे रिवीजन करेंगे। दुर्गा पूजा का माहौल था ना। हाँ ठीक है। नहीं तो मेरा तो काम है आप लोग को बताने का ना, कि ये आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वही जो आप भूल जाए। जो याद है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए? सर एजी ऑफिस पाव है या प्रिंसिपल है? हाँ, एजी ऑफिस में ध्यान से सुनिएगा, एजी ऑफिस में जो पीएजी है वो प्रिंसिपल एओ है, और डीएजी वर्क जो है वो पाव है। ठीक है मैम? तो नया सुनने को मिलेगा। सर एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला सर? अच्छा ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट है, मैंने एडजेक्ट नहीं, इक्विवेलेंट की बात बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट भी नहीं है, इसके लिए हमारे फिर एक आरटीए के डायरेक्टर साहब नाराज हो गए थे। ठीक है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, मैं पहले क्लियर करता हूँ सर, आपका वीडियो जरूर पहुंचेगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि डिवीजन सीपीडब्ल्यूडी में अपना अकाउंट किसके पास जमा करता है? पाव के पास, सही है गलत? हाँ सर। और स्टेट गवर्नमेंट में डिवीजन अपना अकाउंट किसके पास जमा करता है? डीएजी वर्क्स के पास, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल वर्क्स के पास। समझ गए? हाँ सर। है ना? और पाओ के ऊपर में प्रिंसिपल एओ और डीएजी के ऊपर में प्रिंसिपल एजी। समझ गए?
तो जैसे सीसीए होता है ना, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, वैसे हमारे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। क्लियर? क्लियर सर। है ना? और नीचे में पाओ वैसे हमारे डीएजी वर्क्स, डीएजी वर्क्स पर्टिकुलर, सीनियर डीएजी एडमिन नहीं, डीएजी पेंशन नहीं, डीएजी वर्क्स। क्लियर? चलिए, हाँ 76 से क्या है? सीएसएसए है ना, सीपीडब्ल्यूए 76A, ये क्या है? सीएसएसए है ना, अभी तो पढ़ा था, अभी पूछ दूंगा आप लोग कहेंगे सर पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे। रेमिटांसेस क्या है? 77 रेमिटेंसेस का होता है। पेमेंट दोनों में है, दोनों में है, चेक और रेमिटांसेस क्रेडिट दोनों में है। ठीक है। हाँ दोनों में है। ठीक है, फॉर्म सीपीडब्ल्यू 51, ये इस साइड भी नहीं इस साइड भी नहीं, अलग से सीपीडब्ल्यू 51 फॉर्म, हाँ फॉर्म 51, हाँ ठीक है। सेटलमेंट विद ट्रेजरी, इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, क्लियर? अगला फॉर्म 79 और 67, तो इसको 3 फॉर्म ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छा छोड़ दीजिए, इधर मिटाता हूँ। ठीक है, 3 फॉर्म ऐसे हैं, डिपॉजिट को लेकर के 3 फॉर्म ऐसे हैं, ठीक है ना, जिनको कि आपको ध्यान में रखना होगा। पहले फॉर्म 67 को लेते हैं, हालांकि फॉर्म 65 से चालू करना चाहिए। फॉर्म 67 क्या है? एक रजिस्टर है, समझे? रजिस्टर ऑफ सस्पेंस का भी है और डिपॉजिट का भी है। तो क्या दोनों को एक ही रजिस्टर में एंट्री करेंगे, दोनों को अलग अलग रजिस्टर में एंट्री करेंगे? सर अलग अलग उसका फोलियो होता है। अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग, ठीक है ना। हाँ, सस्पेंस अलग में जाएगा, डिपॉजिट अलग में जाएगा। क्लियर? चलिए, फॉर्म 67। फॉर्म 65 जो है वो डिपॉजिट वर्क्स का है कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। अरे भैया, जैसे फॉर्म 64 देखा था कि नहीं, वर्क एक्सपेंडिचर, तो वैसे ही फॉर्म 65 भी है, वर्क एक्सपेंडिचर फ्रॉम डिपॉजिट। ठीक है, फॉर्म 66 क्या है? तकावी, है ना। लेकिन हम यहाँ पे तकावी और वर्क एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले नहीं हैं, हम पढ़ेंगे क्या? फॉर्म 67 डिपॉजिट, फॉर्म 65 डिपॉजिट वर्क एक्सपेंडिचर। क्लियर? एक है फॉर्म 79, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, समझ गए? और ये फॉर्म 79 कैसा होता है वो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आवेगा। और यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म 79 के बारे में लिखा हुआ है ना, इसी में हमने क्या मिटाया? 80, और 80 को मिटा के क्या लिख रहे हैं छोटा भाई? शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट। 80 को मिटा के 79 लिख रहे हैं, कि नहीं लिख रहे हैं? हाँ छोटा भाई, मंथली अकाउंट की जगह पर छोटा भाई लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। चलिए, अपन लिख रहे हैं क्या? 8443, और इसमें 79 में पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 तीनों पार्ट होता है, सॉरी 5 पार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो जरा एक बार रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 क्या है? सबऑर्डिनेट को जो डिपॉजिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्ट 2? बहुत बढ़िया। पार्ट 3? अदर डिपार्टमेंट। हाँ, डिपॉजिट वर्क्स, अदर डिपार्टमेंट या प्राइवेट वर्क जिसको कहते हैं, है ना, प्राइवेट डिपॉजिट। ये खासकर डिपॉजिट वर्क के लिए होता है, डिपॉजिट वर्क के लिए। ठीक है, तो उसमें होता क्या है ना कि आपको मैंने ये क्यों बताया है कि आपका जो फॉर्म 65 बनता है ना, 65 उसमें केवल पार्ट 3 का एंट्री होता है, 8443 पार्ट 3 ओनली। समझ गए नहीं समझे? यस सर। लेकिन 79 में 5 पार्ट होगा। हाँ ठीक है, 79 में 5 पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट 4 क्या है?
सम ड्यू कॉन्ट्रैक्टर। सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर। हाँ वही टर्मिनोलॉजी। ठीक है, हाँ इसमें ड्यू जब आएगा ना तो ड्यू टू और ड्यू बाई हो जाएगा, समझे, या ड्यू फ्रॉम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ड्यू टू का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाला पैसा, और ड्यू फ्रॉम का मतलब कॉन्ट्रैक्टर से हमको मिलने वाला पैसा, समझे। अरे पार्टमा क्या है, मिसलेनियस या अदर। ठीक है, तो अब आपको मामला समझ में आया बाकी ना। हाँ सर। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होता है, ये पांचों पार्ट का ध्यान से सुनिएगा, ये पांचों पार्ट का डेबिट, समझे, डेबिट, टोटल, क्रेडिट और बैलेंस, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, सॉरी, क्रेडिट, टोटल, डेबिट और बैलेंस। मतलब क्या, आप देख लीजिए, ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में ये ओपनिंग बैलेंस ओबी, ओपनिंग बैलेंस कितना था, मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस था 100 रुपया, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट कितना हुआ 200, तो टोटल कितना हुआ 300, इसमें डेबिट कितना हुआ, तो मान लीजिए कि फिर 200 300 डेबिट हो गया, है ना, 300 डेबिट के जीरो बैलेंस, समझ गए। तो ये इस तरीके से चलता है कौन, फॉर्म 79 पांचों पार्ट का, ठीक है। उसमें ये क्रेडिट ड्यूरिंग द मंथ है, क्रेडिट ड्यूरिंग द मंथ, और ये भी डेबिट ड्यूरिंग द मंथ, समझे कि नहीं। और ये मंथली अकाउंट के साथ में जाता है सीडी ऑफिस। क्लियर क्लियर। सर ये 8336 वाले जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आते हैं किधर जाते हैं, उनका क्या होता है, वो भी तो है। कौन सा डिपॉजिट, कौन सा वाला, आपका जो होता है कि इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट्स होता है 8336 में जो होते हाँ हैं, वो एडी ऑफिस नहीं आता है, उसका सर्टिफिकेट खाली आता है, ठीक है। उसको मंथली अकाउंट में लिया भी नहीं जाता है, उसको मंथली अकाउंट में लिया भी नहीं जाता, इवन कैशबुक में नहीं लिया जाता। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आप कैशबुक में खाली वही लेते हैं जिसको कि आप तत्काल अपने एक्रेडिटेड बैंक में भेज करके उसको इंक्रेस करवा लेते हैं। क्लियर। ओके सर। आइटम नंबर 21 में ऐसा कुछ नया नहीं है, 22 बता चुका हूं, 23 एक्सपेंडिचर एंड डिपॉजिट वर्क, 65A है स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंडिचर एंड डिपॉजिट वर्क, अलग कुछ नहीं, 65 में भी वही है। लिस्ट ऑफ अकाउंट फॉर्म 83, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बताया, दिस वुड बी द एंड ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग यानी कि कल रात में हम लोग इसको फाइनली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी पोर्शन बाकी नहीं रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो उसके बाद जो भी कुछ डाउट वगैरह रहेगा, हाँ बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं, हाँ, तो उसके बाद जो भी कोई डाउट रहेगा क्लास एंड के बाद तो आप लोग को डेली पूछ सकते हैं, सब आप लोग को तो कोई रोक टोक है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस वाले, हाँ बोलिए ना, पीसी किस इस का वाले क्लास में कितने बजे होगा? 12:30 का टाइम तो मैंने रखा है, लेकिन हो सकता है 1 बजे शुरू करें, मैं नोटिस डाल देता हूँ। ठीक, खाना पीना खाओ सर, रेस्ट करूँ तब ना, ठीक है। ओके, अभी लेट से तो सो के ही उठा मैं। चलिए फिर बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय बाय।